नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आप प्रदेश उत्तर प्रदेश का। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लालकृष्ण आडवाणी को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है, उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप को लेकर भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का निर्णय उनके सार्वजनिक जीवन में दशकों की सेवा, प्रतिबद्धता और राष्ट्र की अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता तथा राजनीतिक जीवन में शुचिता और नैतिकता के उच्च मानक स्थापित करने वाले उनके अद्वितीय प्रयासों को सम्मान प्रदान करने वाला है। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में किए गए उनके अथक प्रयास हम सभी के लिए अद्वितीय प्रेरणा के स्रोत हैं। आदरणीय आडवाणी जी को हार्दिक बधाई। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दी है। ऐसे अवसर पर आदरणीय आडवाणी जी को हम सब बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और प्रदेश में काम हुआ है, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के साथ पूरा जीवन काल व्यतीत कर दिया और देश को अपने शासनकाल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदरणीय आडवाणी जी को सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लालकृष्ण आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिलकर शून्य से शिखर तक पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। राजनीति और सामाजिक की सेवा के लिए पूरा उन्होंने जीवन लगाया है और ऐसी शख्सियत को अटल बिहारी वाजपेयी जी को साथ फिर से अब भारत रत्न दिया जाना, मुझे लगता है कि ये जोड़ी अब इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी। इसके लेकर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, आमजन बहुत ही हर्षोल्लासित हैं और हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला करके परम श्रद्धेय आडवाणी जी को भारत रत्न देने का काम किया है। ये एक बहुत स्वागत योग्य विषय है। लालकृष्ण आडवाणी जी ने भारतीय राजनीति के लिए और भारतीय समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं और उनके त्याग को सम्मान मिला। ये हम तमाम खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत खुशी की बात है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि समय रहते देना चाहिए था, जब वो बिल्कुल एक्टिव थे तब देना चाहिए था, अब क्यों देके जो है। लेकिन विपक्ष को अभी भी चेत जाना चाहिए, उनके पास भी थोड़ा ही बहुत समय बचा है। 24 का लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है और विपक्ष को ये बात जान जानी चाहिए कि 24 के लोकसभा चुनाव में जनता के दिलों में मोदी की गारंटी के प्रति विश्वास है और देश में फिर से तीसरी बार
मोदी सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी के एरिया प्रतिष्ठा हो गई तो उसके बाद जो है आडवाणी जी को आज जो है भारत रत्न मिला है, कितना गौरव का पल है भाजपा के तमाम लोगों के लिए। देखिए, समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सब में खुशी है। जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, निश्चित तौर पे हमारा समाज एक सांस्कृतिक विरासत की तरफ आगे बढ़ा और हर जाति धर्म मजहब के लोगों ने इसका स्वागत किया और हम सब विकासवादी सोच के साथ, भाईचारे की सोच के साथ आज भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पे हमला बोला है, कहा वो 40 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे इस बार। ये बहुत सही बात बोली और हमें इससे भी कम की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने शासनकाल में 2004 से जब 14 तक उनका शासनकाल था, तो देश को भ्रष्टाचार में लिप्त किया, देश के नौजवानों को गुमराह करने का काम किया, नौजवानों के साथ धोखा किया। निश्चित तौर पर देश की जनता एक एक करके कांग्रेस काल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका बदला लेगी और देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनाएगी। और चलिए सीधा आपको कन्नौज लेकर चलते हैं, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। पहुंचाता है गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज का प्रत्येक वर्ग अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करता है और प्रफुल्लित भी महसूस करता है। आज यही तो कारण है, अभी कुछ दिन पहले आपने मोदी गारंटी की गाड़ी देखी होगी, गांव-गांव में जाती थी, शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार करती थी, सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रयास प्रारंभ हुआ है, इसको लगातार आगे बढ़ाने का कार्य भी करती थी, तो साथ साथ इसका भी प्रयास करती थी कि जो लोग बचे हैं उनके फॉर्म हाथों हाथ भरे जाएं। और देखिए, मोदी जी ने कहा था ना कि मोदी की गारंटी में भी गारंटी है। मकान के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया था उन सबके मकान की व्यवस्था भारत सरकार ने अपने बजट में इस बार कर दी है। जो 1 फरवरी को भारत सरकार का बजट आया है, इस अंतरिम बजट में 2 करोड़ नए लोगों को आवास उपलब्ध कराने की घोषणा भी कर दी है और 3 करोड़ ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण देने के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। बहनों भाइयों, ये सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुनती है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। और आपने अच्छा जनप्रतिनिधि चुना, अच्छा सांसद चुना, तो आपके लिए संसद में, देश के अंदर आपकी आवाज उठाते हैं। अच्छे विधायक आपने चुने तो प्रदेश में आवाज उठाते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में आज आपको ये सब देखने को मिल रहा है। आप मुझे बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण लोग करने देते क्या अयोध्या में? ये इसलिए हो पाया है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार न केवल डबल स्पीड के साथ चलती है, बल्कि डबल इंजन की सरकार आपकी आस्था का सम्मान भी करती है और आपको सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी देती है। भैया बहनों, इसी विश्वास के साथ आज हम सब आकर आए हैं। एक विश्वास जिसके लिए यहां पर संघर्ष किया था पुराने कार्यकर्ताओं ने, स्वर्गीय प्रकाश पाठक जिसके लिए अपने को बलिदान कर दिए, स्वर्गीय बनवारी लाल द्वारे जिसके लिए अपना पूरा जीवन खपा दिए, जिस कन्नौज के लिए से सुब्रत पाठक को अपने युवा साथियों के साथ जेल के अंदर रहना पड़ा था, प्रताड़ना सहनी पड़ी थी, लेकिन इसलिए जिससे कन्नौज के सम्मान को और इसके स्वाभिमान को बढ़ा सके। आज इसी का परिणाम है, सरकार यहां पर इत्र पार्क के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि इत्र यहां की पहचान है। और भाइयों बहनों, यहां के इत्र की सुगंध को दुनिया तक पहुंचाने के लिए न केवल पार्क बनेगा, बल्कि उसको हम आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, डबल इंजन की सरकार कन्नौज के उद्यमियों के साथ, कन्नौज के उन
व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी होगी। भूमि की समस्या का समाधान हो, तकनीक की समस्या का समाधान हो, उसकी पैकेजिंग की समस्या का समाधान हो, या मार्केटिंग का या एक्सपोर्ट का, इन सब में सरकार अपने स्तर पर सहयोग करके इत्र के व्यापार को वैश्विक मंच प्रदान करने का कार्य कन्नौज के माध्यम से अवश्य करेगी। भैया बहनों, मैं जब भी यहां आता हूं एक बात जरूर सुनने को मिलता है, और मिलता था कि कन्नौज में यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। समाजवादी पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या चिढ़ थी इन महापुरुषों से। अयोध्या में भगवान राम का विरोध करते थे तो कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। यानी उनको परिवार के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। कुछ लोगों की आदत होती है, वोट तो जाति के नाम पे लेते हैं लेकिन काम केवल परिवार के लिए करते हैं, परिवार से बाहर नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं, जो यहां पर अभी कहा है, असीम जी ने भी कहा है, सुब्रत जी ने भी कहा है, हमारे अन्य माननीय विधायकगण भी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से जाना जाएगा कन्नौज का मेडिकल कॉलेज। और जो भी सुविधाएं यहां के लिए उपलब्ध करवानी हो, उन अत्याधुनिक सुविधाओं को इसके साथ जोड़ेंगे। कन्नौज को एक विशेष व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस व्यवस्था को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपने देखा होगा यहां पर आज अपने स्वर्गीय पिता की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए श्री सुब्रत पाठक जी ने यहां पर दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 5000 से अधिक यहां पर कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए। बड़ी संख्या में उन लोगों को जिन लोगों ने कभी भी इन सभी चीजों से अपने आप को कहीं ना कहीं वे लोग वंचित थे, लेकिन आज ये सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य उनके द्वारा उन दिव्यांग जनों के लिए किया गया। दिव्यांगता हो सकता है उसके लिए तात्कालिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, लेकिन उसको अगर सरकार के द्वारा थोड़ी भी प्रोत्साहन दे दिया जाए तो वह बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। भाइयों बहनों, हम तो सब जानते हैं, अगर उपनिषदों में आप देखेंगे तो अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर शारीरिक दिव्यांगता को लोगों ने, उन ऋषियों ने नकारते हुए अपने दिव्य ज्ञान से पूरे समाज को आलोकित किया है। और मध्यकाल में ब्रजभूमि में सूरदास जैसे ऐसे यशस्वी कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं को समाज का मार्गदर्शन किया है। आज भी दुनिया के अंदर आप देखते होंगे या प्रदेश में भी आप देखते होंगे, चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, दिव्य चक्षु हैं, लेकिन जब एक कथा का वाचन करते हैं तो जिनके पास भौतिक चक्षु हैं वह भी उनके सामने फेल होते हुए दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, दिव्यांगता को अभिशाप मानने की बजाय उनको संबल दे जाने की आवश्यकता है। उस संबल के साथ अगर हम खड़े होते हैं तो यह कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है और ऐसे हजारों लोगों के लिए जीवन देना, डबल इंजन सरकार की योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ना,
अगर किसी निराश्रित महिला पेंशन मिल जाती है, किसी निराश्रित बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल जाता है, अगर किसी दिव्यांगजन को दिव्यांगजन पेंशन के साथ हम जोड़ देते हैं, किसी कुष्ठ रोगी को कुष्ठावस्था पेंशन के साथ जोड़ देते हैं, किसी जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ देते हैं। तो कन्नौज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा आपने सुना। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीनी विवाद में एक बड़ा साक्ष्य सामने आया है। बताया गया है कि आरटीआई द्वारा यह जानकारी साझा की गई है कि औरंगजेब ने मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी, जिसके बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार और कृष्ण जन्मभूमि के वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप के द्वारा इस कागजात को 22 फरवरी को हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की बात कही गई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। देवरिया में टोल टैक्स पर बदमाशों ने की लूटपाट, मारपीट का वीडियो भी आया सामने, पुलिस कर रही है जांच। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप, यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। औरैया में नाबालिग ने कुएं में कूदकर जान देने का किया प्रयास, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग को कुएं से निकाला, घायल का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बहराइच में अवैध खनन के खिलाफ क्षेत्र अधिकारी ने चलाया हंटर, बिना परमिशन अवैध खनन करने वालों माफियाओं पर कार्रवाई, सरकार को लगा रहे करोड़ों का चूना। बस्ती के सरकारी अस्पताल में शव के साथ छेड़छाड़, अस्पताल में मृतक की आंखें गायब, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए आरोप। प्रयागराज में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिए की पहल, अधिवक्ताओं के लिए जारी किया वाहन क्यूआर कोड स्टिकर, रौब दिखाने वालों पर एसोसिएशन की कड़ी कार्रवाई। बदायूं में सिविल जज ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, अज्ञात कारणों से लगाई फांसी, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। फर्रुखाबाद में बाइक सवार को सांड ने मारी टक्कर, युवक की मौके पर ही मौत, टक्कर मारने का सीसीटीवी आया सामने। कानपुर देहात में हाईवे पर पलटी स्लीपर बस, कई यात्री चोटिल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महोबा में किसान की तबीयत खराब, किसान के अस्पताल ले जाते समय मौत, परिवार में हड़कंप। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।